अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 3 देखना है और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का जो रिमेनिंग पोर्शन था आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करें तो आप जानते हैं कि ये लिविंग सिस्टम्स या लिविंग सेल्स जितने भी होते हैं उन सब का ये बेसिक एक नेसेसरी पार्ट है। और जिस तरह आप प्लांट्स में देखते हैं आप, ये अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन के। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर की जानिब होती है। और ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत बारीक वेरी थिन होती है, 5 से 10 नैनोमीटर इसकी जो है वो आप कह लें थिकनेस होती है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में भी मदद देती है। इसके साथ एक और बात है, क्योंकि ये थिन है इसलिए ये डेलिकेट भी है और इसको अगर डैमेज हो जाए तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो अमूमन जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं उनसे बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को डैमेज किया जाता है। उसके बाद जिस तरह प्लांट्स या एनिमल सेल्स के अंदर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करती है, तो यहाँ पर भी इसी तरह है। तो सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ बाहर जानी है, उसको कंट्रोल करना सेल मेम्ब्रेन का ही रोल है। जिस तरह हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, बैक्टीरिया में भी ये अपने वो सारे किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा हमने एक बात और पढ़ रखी है कि बैक्टीरिया सेल जो है ये लिविंग सेल है और ये अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन करता है। जो फूड ऑब्टेन करता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन ये जो काम है जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है वो तो करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन की कुछ इन्वेजिनेशंस बनते हैं जिनको मीसोसोम्स कहते हैं। आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो मीसोसोम के अंदर ये सारा काम होता है। इसके अलावा हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो स्टीरोल्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इससे आ जाता है जी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर साइटोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है। जिस तरह हम आगे जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि सेल की एक ख़ास शेप बनाने में, इसको ख़ास सहारा देने में सेल को मदद करते हैं, यहाँ पर वो एब्सेंट हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने स्टार्ट में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इनके अंदर वो रीजन जहाँ पर ये सारे का सारा न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है उसको आप न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये इस एरिया में ये सारा रीजन ये कहलाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब इस न्यूक्लियोइड के अंदर होता क्या है? इस न्यूक्लियोइड के अंदर होता है इसका बैक्टीरिया का डीएनए और इसके सराउंडिंग में डेंस किस्म का साइटोप्लाज्म होता है, जो कि आप समझ लें कि एक तरह का न्यूक्लियोप्लाज्म की ही एक फॉर्म है बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर इसके अंदर जो मौजूद हैं वो हैं जनाब हमारे पास क्रोमेटिन हैं, उसके बाद राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, मीसोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। ये तमाम चीज़ें आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जनाब आ जाता है जी, हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रॉपर कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला टाइप ऑर्गेनेली इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम की फॉर्म में आप कह सकते हैं क्रोमोसोम, या आप कह लें कि एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कंडेंस फॉर्म में आपस में कॉइल होने की कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है। इसे प्रॉपर क्रोमोसोम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती सी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए होता है और ये एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए होता है और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के केस में भी डबल स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। इसके अलावा क्रोमेटिन बॉडी जो है वो इसकी काफ़ी लंबी होती है। अब क्रोमेटिन क्या होता है? आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में जब वो उलझे हुए फॉर्म में हों,
यानी कि नॉर्मल जो सेल होता है जो कि डिवीजन नहीं कर रहा, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल गुच्छे की फॉर्म में उलझे हुए होते हैं, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया क्योंकि है तो वो डीएनए ही। अब बैक्टीरिया इसी की बुनियाद पर, क्योंकि हम कहते हैं कि एक ही उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है डीएनए का, तो हम कह देते हैं कि जनाब जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके बाद कुछ इस न्यूक्लियोइड के और भी नाम हैं, इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, आप इसको क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं, या इसको न्यूक्लियर रीजन का नाम दिया जाता है। और इसे देखने के लिए हम इसको स्टेनिंग प्रोसीजर, जिस तरह बैक्टीरिया में स्टेनिंग करते हैं, यहाँ इसको डीएनए को भी देखने के लिए स्टेनिंग करते हैं। और यहाँ पर फेल्जन ने एक स्टेन डिज़ाइन किया था, उसी बुनियाद पर इसका नाम फेल्जन स्टेन है। तो जनाब ई कोलाई का जो हमारे पास ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया को स्टडी के हवाले से, तो ई कोलाई जनाब इसका एक क्लोज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और उसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 नैनोमीटर के करीब उसकी लेंथ होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट आगे प्लाज्मिड की, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से आपने इसका नाम पहले से सुन रखा होगा। तो व्हाट इज़ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है। तो यहाँ पर देखें आप डायग्राम के अंदर आपको ये प्लाज्मिड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो है ये करता क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बात इसमें यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपनी जो रेप्लिकेशन है ज़रूरत के मुताबिक और कर सकता है। मसलन जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होगा तो जाहिर है प्लाज्मिड भी डिवीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का जाना ज़रूरी होता है। अब एक बात यहाँ पर है कि जिस तरह हमारे पास ये जो डीएनए का पीस दरमियान में मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियोइड का डीएनए कह रहे हैं, इसका तो काम होता है सेल को मेंटेन करना, सेल की ग्रोथ, सेल की आगे डेवलपमेंट, सेल की आगे डिवीजन, उसको रेगुलेट करना। लेकिन प्लाज्मिड का ये काम बिल्कुल नहीं है। तो प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड का काम है जी, इसमें होते हैं रेजिस्टेंट जीन्स। रेजिस्टेंट जीन्स अब क्या करते हैं? मसलन ये इन्वायरमेंट की या हार्श कंडीशन के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंट करते हैं। मसलन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना, इसके अलावा हार्श इन्वायरमेंट, डेजिकेशन हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, उसमें सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो वो सारी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो यहाँ प्लाज्मिड उसमें रोल प्ले करता है। अब ये हमने बात की मूवेबल होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट होता है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, तो इसको हम यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है। हम अपना डिज़ायर्ड जीन इसी प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करके अपने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। वो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है साथ प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन मल्टीप्लाई होता है, हम उसको बाद में सेपरेट जीन को कर लेते हैं। यहाँ हमें अगर जीन प्रोडक्ट चाहिए तो हम जीन प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद है ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये ऑर्गेनेली जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में पाई जाती है। हम जानते हैं ये बना होता है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं या तो फ्री फ्लोटिंग होते थे या फिर वो मौजूद होते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि ये फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन क्योंकि ईआर यहाँ मौजूद नहीं है तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए ये उसके साथ होते हैं। तो इसी हवाले से हमने पहले ये पढ़ रखा है कि इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम देते हैं। इनकी तादाद होती है थाउजेंड्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ये 70s होते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ रही है कि 70s और 80s जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम्स के बारे में। जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट करती है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक इन्वेजिनेशन सी बना लेती है इस तरह की। इस इन्वेजिनेशन को हम नाम देते हैं मीजोसोम का। अब ये मीजोसोम जो होता है ये वेजिकल की फॉर्म में होता है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में या लेमेली की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। डिफरेंट शेप्स हैं इसकी। तो डीएनए की रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल्स के दरमियान उसके अंदर रोल प्ले करता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मीजोसोम का काम होता है। इसके बाद जनाब बात हम करते हैं नेक्स्ट ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ की। तो बैक्टीरिया हमेशा से ही एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो बैक्टीरिया को तो मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और सबसे कम्पिटेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हर तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो जनाब एग्जिस्ट करने के लिए उसको बेसिक नीड जो है वो है स्टोर्ड फूड, वो उसको चाहिए। तो अमूमन जो बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, वो सल्फ़र की फॉर्म में भी हो सकता है, फैट एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ये चीज़
वेरी करती है। इसके अलावा इसमें जो वेस्ट मटेरियल, ज़ाहिर है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड भी होता है। आप जानते हैं जब फर्मेंटेशन होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट जो हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, स्टोरेज बॉडी की फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और जब सेल से निकालना हो तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब कुछ रिप्रोडक्शन के हवाले से और सर्वाइवल के हवाले से। तो बैक्टीरिया जो हैं ये स्पोर्स भी बनाते हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं? जिस तरह प्लांट स्पोर्स बनाते हैं, फंगस स्पोर बनाती है, आगे ट्रांसमिशन अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो बैक्टीरिया भी कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये होते क्या हैं? ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ होती हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, अगर तो बॉडी के अंदर बने तो एंडो, अगर बाहर बने तो एक्सो। और इसके बाद ये जो अमूमन स्पोर्स होते हैं, ये जो आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ का फेज़ होता है, जो सबसे एंड पे जो फेज़ होता है उसी के अंदर ये डेवलप होते हैं। यानी कि आप देखें कि अमूमन फंगस कब स्पोर्स बनाती है? जब वो उसका जर्मिनेशन का जो सीज़न होता है, या आप देखिए प्लांट सीड कब बनाते हैं? जब जर्मिनेशन का उनका, मसलन गंदम की बात करें तो जब उसका एंड पे आ जाती है गंदम, बिल्कुल उसका सीज़न जो होता है उसके एंड पे आकर वो अपने सीड्स बनाती है, तो इसी तरह ये स्पोर्स बनाता है। और ये स्पोर्स क्या करते हैं? ये उसको हार्श कंडीशन से बचाते हैं। मसलन बैक्टीरिया ने स्पोर्स बना दिए, आगे वो स्पोर्स डोरमेंट हो गए, हार्श कंडीशन में आगे बैक्टीरिया मर गया लेकिन स्पोर बच गए, तो वो स्पोर आगे जर्मिनेट करके क्या करते हैं? फेवरेबल कंडीशंस में दोबारा नया जो बैक्टीरिया है उसको डेवलप कर देंगे। इसी तरह एक और स्पोर से मिलती जुलती बॉडी जो है वो सिस्ट बनाती है। अब सिस्ट क्या है? पूरा बैक्टीरिया अपने गिर्द जो थिक वॉल है उसको डेवलप कर लेता है, ठीक है, और ये थिक वॉल डेवलप करके ये डोरमेंट हो जाता है। अब स्पोर जो हैं ये जो सिस्ट हैं ये क्या हैं? डेजिकेशन रेजिस्टेंट है, यानी कि जो इनको खुश्की से कुछ नहीं होता, पानी हो ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हीट से रेजिस्टेंट नहीं है, हीट से इनको ज़ाया किया जा सकता है। अब स्पोर और सिस्ट में फ़र्क क्या होगा? जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ठीक है, जबकि सिस्ट जो हैं ये रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं होती। स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, सिस्ट पूरा बैक्टीरिया सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।